नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हम लोग आज के इस टॉपिक में बातचीत करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान पर। और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज के इस टॉपिक में हम लोग भारत के संवैधानिक इतिहास या भारत के संवैधानिक इतिहास के विकास पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, अग्रिम एकेडमी ऑफिशियल के इस चैनल पर हम लोग एमपी, पीएससी और एमपी से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुभारंभ करते हैं आज के इस टॉपिक की, जिसमें हम लोग भारत के संवैधानिक इतिहास पर बातचीत करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के संवैधानिक इतिहास। तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखेंगे क्या क्या सीखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो हम लोग सीखेंगे इसमें संविधान के अर्थ, संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781 का संशोधित अधिनियम जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर, 1833 का राजपत्र, 1853 का चार्टर। तो इस तरह से 4 चार्टर एक्ट देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के शासनकाल में संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ। तो इसमें हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अधीन हम लोग देखेंगे 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1891 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 का, साइमन आयोग, सांप्रदायिक अवार्ड, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं संविधान का अर्थ क्या है। संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान कहते किसको हैं। तो किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा होता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। जनता क्या होती है? शासित होती है। जनता क्या होती है दोस्तों? शासित होती है। तो किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा होता है, वह बुनियाद होती है जिसके अंतर्गत उसकी जनता क्या होती है? शासित होती है। मतलब उसकी जनता पर क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। तो संविधान क्या करता है? संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उनकी शक्तियों की व्याख्या करता है, और इनकी जो शक्तियां हैं उनकी क्या करता है? व्याख्या करता है, और उनके उत्तरदायित्व का सीमांकन करता है, और उनका कार्य क्या होगा, उनका उत्तरदायित्व क्या होगा, इसको भी सीमा में बांधता है, सीमांकन करने का काम करता है, और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का रेगुलेशन, विनियमन भी करता है। तो इस तरह से संविधान क्या करता है? राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे जो प्रमुख अंग हैं उनकी स्थापना करने का काम, उनकी शक्तियों की व्याख्या करने का काम, उनके उत्तरदायित्वों के सीमांकन करने का काम, साथ ही साथ संविधान और उन जो क्या है, संविधान की प्रमुख जो अंग हैं उनकी शक्तियां हैं, जो दायित्व हैं, उनके सीमांकन के साथ साथ उनके पारस्परिक और जनता के साथ, उनके एक दूसरे से और जनता के साथ जो संबंध है उनका भी क्या करता है? विनियमन करता है। उनका भी ये क्या करता है? रेगुलेशन करने का काम करता है। तो इस प्रकार किसी देश के संविधान को इसकी ऐसी आधारभूत विधि कहा जाता है जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। जो क्या करती है? उसकी जो मूल सिद्धांत है राज्य व्यवस्था के, उसको निर्धारित करने का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। संविधान क्या है? वह वैधानिक मतलब विधिक, लीगल डॉक्यूमेंट। तो दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है।
शासन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका वर्णन होता है कि शासन किस प्रकार से चलाया जाएगा, है ना, कौन कौन इसमें प्रमुख पदाधिकारी होंगे और उनके क्या कर्तव्य होंगे, ये सभी बातें क्या होती हैं संविधान में रहती हैं। तो संविधान क्या है, एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है शासन के जो क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, मूलभूत क्या है सिद्धांत हैं, उनका क्या होता है वर्णन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, और इसके अनुरूप क्या होता है किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। और इसी के अनुसार क्या होता है, चाहे जो भी देश हो, कोई भी देश होगा, उसका क्या होगा शासन का संचालन संविधान के अनुसार ही किया जाएगा। जो लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा उसी के आधार पर किया जाता है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। ज़्यादातर जो संविधान होता है तो उसमें क्या होता है, जो उसके संस्थापक निर्माता होते हैं उन्हीं के आदर्श, सपनों और जो मूल्य होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है उसमें रखा जाता है, और वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर भी आधारित होता है। जनता की क्या होता है अलग जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाएं होती हैं उस पर क्या होता है संविधान आधारित होता है। आगे देख लेते हैं, अब संवैधानिक विकास को देख लेते हैं। तो संवैधानिक विकास, तो भारत में जो ब्रिटिश थे वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो भारत में क्या था, जो ब्रिटिश थे वो 1600 ईस्वी में, ब्रिटिश क्या थे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के बृहद अधिकार प्राप्त थे, विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तो जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, इंग्लैंड की महारानी थी उस टाइम पर, उन्होंने क्या किया था, एक चार्टर जारी किया था। चार्टर का मतलब है दोस्तों अधिकार पत्र। तो एक उनको अधिकार पत्र दिया था जिसके कारण वो क्या थे, व्यापार करने के उनको उस चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने के उनको विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जब अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्य तक ही सीमित थी, तो कंपनी उस समय 1600 ईस्वी में जब आई थी तो प्रारंभ में वो क्या थी, व्यापारिक कार्य ही केवल किया करती थी। उसने क्या किया 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो कंपनी ने क्या किया 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार का मतलब है राजस्व और न्याय, दीवानी न्याय के अधिकार को प्राप्त कर लिया। तो 1765 में क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार को कंपनी ने क्या किया, प्राप्त किया। वहाँ से क्या हुआ, भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की जो प्रोसेस थी वो इनिशिएट हुई, शुरू हुई। तो इसके तहत जो 1765 में क्या किया, उन्होंने 3 जगहों पर क्या किया, अधिकार किया कंपनी ने, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर क्या किया, दीवानी अधिकार कर लिया। तो उसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की जो प्रोसेस थी वो प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप, जो 1857 का क्या था, सिपाही विद्रोह था, वो 1858 में जब समाप्त हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटिश ताज, यहाँ पे ब्रिटिश राज या ताज मान लेते हैं, ब्रिटिश ताज ने क्या किया, भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। तो स्वयं क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश राजा हुआ करता था, क्राउन था, उसने, ब्रिटिश महारानी थी, उसने अपने हाथों में यहाँ के शासन के उत्तरदायित्व को ले लिया। और ये जो शासन था ये 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से चलता रहा। तो अनवरत रूप से बिना रुके चलता रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। और जब क्या हुआ, भारत को 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता मिली तो उसके साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता भी महसूस की गई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से, तो यहाँ पर भारत में संविधान को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा, 1946 में क्या हुआ, एक संविधान सभा का गठन किया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ, संविधान अस्तित्व में आया। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, वस्तुतः जो संविधान था वो अस्तित्व में आया। आगे देख लेते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, जो क्या था, भारतीय संविधान था उसकी जो ज़्यादातर क्या थी, विशेषताएं थी, वो ब्रिटिश शासन से ली गई हैं। तथा ब्रिटिश शासन में अनेक ऐसी घटनाएं थी, ब्रिटिश शासन में
कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासक भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी। तो भारत में सरकार और प्रशासन की जो क्या थी, विधिक रूपरेखा निर्मित की गई थी, उन घटनाओं ने क्या किया, हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। तो वो जो घटनाएं थी, उन घटनाओं ने क्या किया, जो हमारे देश का संविधान और राजतंत्र था उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं के बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों, यहाँ पे शीर्षक है, शीर्षक दोस्तों दो शीर्षकों के अंतर्गत क्या की गई हैं। तो जो घटनाएं थी जिसके कारण भारत के संविधान का विकास हुआ, वो उनको हम दो शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं, जिसमें पहला कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक और दूसरा सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। तो सबसे पहले कंपनी के शासन 1773 से 1858 तक की बात करेंगे। तो 1773 से 1858 कंपनी का शासन। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसका बहुत ज़्यादा क्या था, संवैधानिक महत्व था। पहला जो महत्व था, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में, याद रखेंगे, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा पहली बार कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य था, उसको क्या मिली, मान्यता मिली। एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही क्या किया गया, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, तो महत्व, तीन प्रमुख महत्व यहाँ पे थे, हम लोगों ने देखा तीन महत्व। पहला महत्व तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था, और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और इसके द्वारा क्या हुआ, भारत में केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई। तो तीन बातें याद रखेंगे, पहला कदम केंद्रीय प्रशासन और प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता। 1773 के अधिनियम की विशेषताओं की यदि बात करें तो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो कितने सदस्यीय, 4 सदस्यीय 4 मेंबर क्या की गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 के अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर थे वो एक दूसरे से अलग थे। तो 1773 के अधिनियम के द्वारा ही क्या किया गया, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले क्या थे, सभी जो गवर्नर जनरल थे वो क्या थे, एक दूसरे से अलग थे। तीसरी विशेषता की यदि बात करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1773 के अधिनियम के अंतर्गत ही कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथी विशेषता, इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया।
तो 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और साथ ही साथ भारतीय जो लोग थे उनसे उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। होता क्या था दोस्तों, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो कंपनी की जो है तो वस्तुएं तो बेचा ही करते थे, साथ साथ वो खुद की वस्तुएं या अपने खुद के भी क्या करते थे, निजी व्यापार भी करते थे और उसके एवज में वो भारतीय लोगों से उपहार ले लिया करते थे, पैसे ले लिया करते थे। इस सभी को 1773 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया। अगली विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो जो ये अधिनियम था इसके द्वारा क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी इसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो इसका क्या था COD था, उसके द्वारा कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, मजबूत हो गया और इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। और इस अधिनियम ने क्या किया था, भारत में जो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले थे इन सभी की जानकारी ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटेन की सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। अगला अधिनियम है 1781 का संशोधन अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। तो 1781 में एक नया क्या किया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा अमेंडिंग एक्ट पारित किया गया, जिसको बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस कानून की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहली विशेषता, इस कानून में गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया। तो गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी, ठीक है, तो 1781 के अधिनियम कानून में गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। उनके ऐसे कृत्यों, उनके ऐसे कार्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। तो इसमें थोड़ा सा समझेंगे, ये जो कानून था इसने क्या किया, गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद थी उसको क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मतलब वो यदि कोई भी कार्य करेंगे तो उसको सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं देखेगा और उनके जो कार्य किए जाएंगे, जो कि उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उनको भी क्या किएगा, सर्वोच्च न्यायालय नहीं देख सकेगा। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी क्या कर दिया गया, उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये बात कही गई है कि जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो परिषद थी और साथ साथ कंपनी के जो क्या थे, सेवक थे, उन सभी को क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय उन पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। और ये जो कानून था इसमें राजस्व संबंधी जो मामले थे और राजस्व वसूली से जुड़े मामले थे उसको भी क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। 1781 के कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया और जो कलकत्ता के पूरे निवासी थे, जो कलकत्ता वासी थे, उन सभी को क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। और इस समय यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से, हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के बाद या मामले को तय करेंगे। तो वाद या मामलों को तय करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो क्या था, सर्वोच्च न्यायालय था, उसमें सुधार करके इसने क्या किया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने गवर्नर जनरल, उसकी परिषद और उसके क्या थे, जो कंपनी के लोक सेवक थे,
उन सभी को पहले तो बाहर किया गया, फिर साथ साथ जो उनके राजस्व संबंधी मामले थे और राजस्व वसूली से जुड़े मामले थे उनको भी क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। और कोलकाता के जो सभी निवासी थे, कलकत्ता वासी थे, उनको क्या कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ले लिया गया। और ये जो न्यायालय था इसको हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं पर और मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों पर मामले तय करने का अधिकार भी दिया गया। अगली जो विशेषता है 1781 के अधिनियम की, तो वो है 1781 के इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। तो जो प्रांतीय क्या है मामले थे, जो प्रांतीय न्यायालय थे, प्रांतों में जो न्यायालय थे, उसकी अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर न हो करके सर्वोच्च न्यायालय में दायर होनी चाहिए। ऐसी भी व्यवस्था इस सेटलमेंट एक्ट के द्वारा की गई। अगली विशेषता, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो जो क्या था 1781 का अधिनियम था, इसके द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं और जो काउंसिलें थी उनको प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो इस तरह से ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। और अगला जो एक्ट है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको क्या किस नाम से जाना गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। तो जो 1784 का अधिनियम था उसकी विशेषताएं क्या थी, तो पहली विशेषता, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। तो 1784 का क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। 1784 के अधिनियम में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1784 के अधिनियम में जो निदेशक मंडल था उसको कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओडी बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओडी बना दिया। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया बीओसी, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी बना दिया। और क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नया निकाय का गठन किया गया। और इस तरह से यहाँ पर क्या की गई, द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया। तो पहली बार द्वैध शासन, दो तरह से शासन की व्यवस्था यहाँ पर जो 1784 का अधिनियम था उसके द्वारा देखी गई। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी, जो नियंत्रण बोर्ड था उसको ये शक्ति प्रदान थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। तो ये जो क्या था, बीओसी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, नियंत्रक बोर्ड था, ये क्या कर सकता था, इसको यह ताकत थी, यह शक्ति प्रदान की गई थी कि जो ब्रिटिश नियंत्रित भारत है, जिसमें क्या है, अंग्रेजों का क्या है, नियंत्रण है, उस भारत में सभी प्रकार के नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व की जो गतिविधियां हैं उसका अधीक्षण और नियंत्रण करे। कौन अधीक्षण और नियंत्रण करे, जो नियंत्रण बोर्ड है वो। तो इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।
तो जो क्या था, ब्रिटिश सरकार थी उसको भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूरी तरह से नियंत्रण प्रदान किया गया। अगला है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम 1786 में अगला अधिनियम है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम 1786 के अधिनियम के द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए इसको समझ लेते हैं। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1786 में क्या हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था इसको क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगे रखी। तो जो कॉर्नवालिस था इसने क्या किया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए 2 शर्तें या मांगे रखी। पहली मांग उसकी थी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने की अथवा न मानने का अधिकार हो, अधिभावीकरण करने की या न मानने का अधिकार होना चाहिए। वो कह रहा है कि यदि कोई स्पेशल मामला आ जाता है तो उसको मैं ना मानूं, अपनी काउंसिल, जो काउंसिल का निर्णय है उसको ना मान करके स्वयं का निर्णय वो रख सके। दूसरा, उसने सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए और उसे सर्वोच्च सेनापति या कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए। तो ये दोनों शर्तें उसने रखी और उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून के प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। और ये जो दोनों शर्तें थी, इन दोनों शर्तों को क्या किया गया, 1786 के कानून के द्वारा जोड़ा गया। दरअसल क्या था, कॉर्नवालिस जो था वो चाहता था कि ब्रिटिश क्या हो, ब्रिटिश जो राज है वो बढ़ता चला जाए। इसलिए उसने कहा कि जब क्या होगा, उसके पास काउंसिल के निर्णय को, जो क्या होगा, काउंसिल का निर्णय होगा उसको समाप्त करने अथवा न मानने का अधिकार होगा, तब वो पूरी तरह से जो है तो काम कर पाएगा। और जो सर्वोच्च सेनापति, कमांडर इन चीफ का भी पद उसको मिलेगा, तो वो पूरी तरह से पूरी सेना को अपने कंट्रोल में लेकर के जो है तो ब्रिटिश आधिपत्य को बढ़ा सकेगा। तो 1793 का जो चार्टर कानून था, उसके बाद 1786 के बाद 1793 का चार्टर कानून आता है। और इस कानून के द्वारा क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। तो जो 1793 का चार्टर कानून था, तो 1786 का जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो क्या था शक्तियां दी गई थी, उसको भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। इसने क्या किया, गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। और जो 1793 का क्या था चार्टर कानून था, इसने क्या किया, गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बम्बई, गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो अधीनस्थ क्या था बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारें थी, इनके ऊपर और अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। और जो 1793 का क्या था चार्टर कानून था, इसने भारत पर जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको अगले 20 वर्षों के लिए 1793 के चार्टर कानून के द्वारा बढ़ा दिया गया। इसने क्या किया, कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। और जो 1793 का चार्टर था, इसने क्या किया, कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की शर्त अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। 1793 के एक्ट में यह भी व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके जो कर्मचारी हैं उनको भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। 1793 याद रखेंगे। प्रश्न इस तरह से बनेगा कि किस अधिनियम में ये व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे देगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का
संशोधनात्मक अधिनियम 1784 का, पिट्स इंडिया अधिनियम 1793 का क्या है, अधिनियम। तो इस तरह से याद रखेंगे 1793 का अधिनियम। आगे देख लेते हैं चार्टर एक्ट 1813। तो जो चार्टर एक्ट 1793 था, उसके बाद 20 सालों बाद एक नया एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट आता है। और इस कानून ने 1813 के कानून ने क्या किया, 1813 के चार्टर कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो कंपनी का क्या था, व्यापारिक एकाधिकार था भारत में, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। पहले क्या था, केवल BIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके ही वो ही क्या कर सकती थी, केवल भारत में व्यापार कर सकती थी। लेकिन 1813 के कानून के द्वारा क्या किया गया, भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। लेकिन यहाँ पर भी क्या किया गया, जो चाय और चीन के साथ व्यापार था वो कंपनी ही केवल कर सकती थी, ये यहाँ पर भी बहाल रखा गया। तो इस कानून ने क्या किया, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। तो जो कंपनी शासित क्षेत्र थे वहाँ पर क्या किया, ब्रिटेन का जो राजा था, प्रिंस था, क्राउन था, उसकी प्रभुता को क्या किया, प्रकट और स्थापित किया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान की। तो जो ये क्या था, कानून था 1813 का, इस कानून ने क्या किया, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति भी प्रदान की। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि वह कौन सा कानून था जिसने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। 4 ऑप्शन आपको देगा। ऑप्शन नंबर ए देगा 1813 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1813 का चार्टर, ऑप्शन नंबर 2 क्या देगा, ऑप्शन नंबर बी दे देगा 1793 का चार्टर, 1858 का चार्टर, 1909 का अधिनियम। तो इस तरह से याद रखेंगे 1813 के अधिनियम या 1813 के कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इस कानून ने 1813 के कानून ने भारत में ब्रिटिश इलाकों के बासिंदों को जो बासिंदों के बीच में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था दी। तो जो 1813 का कानून था, इसने क्या किया, भारत के ब्रिटिश इलाकों में, जो भारत में क्या थे, ब्रिटिश इलाके थे, यहाँ पर क्या किया, ब्रिटिश इलाकों में जो बासिंदे थे, रहने वाले लोग थे, उनके बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। तो पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। इस कानून में भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। और जो 1813 का क्या था, कानून था, इस कानून में भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया। तो व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की, और यदि कोई भुगतान नहीं करता तो उनके लिए दंड की भी व्यवस्था की गई। अगला जो चार्टर अधिनियम है वो फिर से 20 सालों बाद आता है। 1813 के बाद 1833 का चार्टर, जो कि ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम था। और इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो 1833 का जो चार्टर था, इसने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। तो भारत का गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को कब बनाया गया, तो 1833 के चार्टर के द्वारा बनाया गया। और इसको क्या मिला, सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां मिली। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश शासित भारत के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, जिनका क्या था,
ब्रिटिश जो शासन करने वाले थे वो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वो क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून तथा बाद में बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। जो क्या था? 1833 का एक्ट था। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियां थी, इनको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया था। तो जो विशिष्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह शुद्ध रूप से क्या बन गई? प्रशासनिक निकाय बन गई। और इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकार के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। तो ये जो थे ब्रिटिश राजशाही और उसका जो उत्तराधिकार के विश्वास था, उसके तहत कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय अथवा रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया गया? 1833 में जो सिविल सेवक थे उनके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। और 1833 के एक्ट में कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसने क्या किया? इसका विरोध किया और इसके कारण इस प्रावधान को बाद में समाप्त कर दिया गया। अगला जो चार्टर अधिनियम है वो 1853 का चार्टर अधिनियम है। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। तो जो 1853 का चार्टर अधिनियम था, ये क्या था? चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। तो 1853 के अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को क्या किया? अलग अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 पार्षद नए और जोड़े गए। तो 6 नए पार्षद और जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। और इनको क्या कहा गया? विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो 1853 का जो क्या था? अधिनियम था, इसने क्या किया? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया, और जो परिषद की ये शाखा थी इसने क्या किया? छोटी संसद की तरह कार्य किया, और इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। और इसने क्या किया? वही प्रक्रियाएं अपनाई जो ब्रिटिश संसद अपनाती थी। और इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। तो जो क्या थी? विधायिका थी, उसको सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की ज़रूरत थी। और इसके लिए क्या था? एक स्पेशल मशीनरी और प्रोसेस की क्या थी? ज़रूरत थी। इसने क्या किया? सिविल सेवकों को भारतीय के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिक के लिए भी खोल दी गई, और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो 1853 का जो चार्टर था, इसने क्या किया? सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु सिविल सेवकों की जो भर्ती होती थी, नियुक्ति होती थी, और जो चयन होता था उसके लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के द्वारा किया गया। और जो विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिक थे उनके लिए भी खोल दी गई, और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने क्या किया? कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया। और 1853 के एक्ट ने क्या किया? जो कंपनी का शासन था उसको विस्तारित कर दिया, और भारतीय क्षेत्रों को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। और जो क्या था? भारतीय क्षेत्र थे उनको इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा
कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। तो जो संसद थी ब्रिटेन की, उसके द्वारा किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जा सकता था। और इसकी विशेषताएं यदि और देखें तो जो 1853 का चार्टर था, इसने क्या किया, प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। और भारतीय जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को भी प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो जो क्या था, गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें जो 6 नए सदस्य थे उनमें से 4 सदस्यों का चुनाव कहाँ से होना था, तो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाना था। आगे है दोस्तों ताज का शासन 1858 से 1947 तक, और इसकी बातचीत करेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।